हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अमन भैया लेके आया हूँ आपके लिए एक सीरीज, जिस सीरीज का नाम है बाजीगर सीरीज। ये सीरीज हमने एक महीने के लिए स्टार्ट करी है, जो बोर्ड के एग्जाम बच्चों के आने वाले हैं फेब में, उसके लिए। तो आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, और हम जिम्मेदारी लेते हैं और दावे के साथ ये आपसे कहते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम अमन ठाकुर है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, और आज हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस को देखेंगे इसमें चैप्टर को। ठीक है। और ये लाइफ प्रोसेस बच्चों को बहुत लेंथी चैप्टर लगता है, बहुत बड़ा चैप्टर लगता है। बड़ा तो एक्चुअल में चैप्टर है, लेकिन बड़े के साथ साथ इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो लगभग 10 से 12 मार्क्स कैरी करेगा, ये आपके 2026 के एग्जाम में। तो 10 से 12 मार्क्स के लिए आप कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे दे दीजिए, और मैं गारंटी लेता हूं, और गारंटी के साथ ये कहता हूं कि आपके 10 से 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस चैप्टर में, बिल्कुल। तो देखते हैं टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डाल पाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, और मैं थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाना चाहता हूँ चैप्टर को, क्योंकि आगे जाके आपको एंट्रेंस के एग्जाम भी देने हैं। तो उस एंट्रेंस के एग्जाम में थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल आता है, तो वो थोड़ा अभी आप पढ़ लोगे तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी बहुत। तो थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल का पढ़ने वाले हैं हम उसमें, तो थोड़ा टाइम चाहिए। तो 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को डालने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन के बारे में देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन। थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। एक एक प्रोसेस को एक एक अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो देख लीजिए। पहले देखेंगे हम लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, क्या चीज लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद देखेंगे हम फूड और न्यूट्रिएंट दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस को डिटेल में। फिर देखेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन को। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो आती हैं एग्जाम में, जरूर से आती है कोई ना कोई एक एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटी हम करने वाले हैं इसी लेक्चर। ठीक है। तो बने रहिए लेक्चर में। चलते हैं आगे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें हमें पता करना है कि क्या चीज जिंदा है क्या चीज जिंदा नहीं है, मतलब व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग। तो लिविंग का मतलब क्या है, अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको दिखता है कि कोई बिल्ली गली में चल रही है, या कुत्ता घूम रहा है गली में आसपास। ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, मतलब मूवमेंट शो कर रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि एक टेबल है, टेबल वहीं पे रखी हुई है, वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही। इवन एक प्लांट है या ट्री है, वो वहीं पे स्टेशनरी है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका एक बहुत कॉमन एविडेंस होता है, और उस कॉमन एविडेंस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट इज अ कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग लिविंग। ठीक है। तो लिविंग के लिए कॉमन एविडेंस क्या है, मूवमेंट। तो लिविंग थिंग क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी। और वहीं पर नॉन लिविंग थिंग क्या करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव बिल्कुल नहीं करती है। वो क्या करती है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा पोडी का आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, छुई मुई का पेट जिसे कहते हैं हम, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट में आपने क्या देखा था, जैसे उसको टच कर रहे थे तो श्रिंक हो जा रही थी, उसके लिए क्या हो जा रही है, श्रिंक हो जा रही थी। वो क्या था, वो नास्टिक मूवमेंट था। ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं बॉडी के पार्ट्स उनके, लीव कर रही होगी, स्टेम कर रही होगी, रूट कर रही होगी, तो ये चीजें मूवमेंट शो करती हैं। समझ में आया लिविंग क्या है नॉन लिविंग क्या है। ठीक है। अब डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं लिविंग के, कि क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में। देखिए ये है डिफरेंस हमारी लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग क्या करती है, एक्सप्रेस करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ को। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ठीक है। मतलब लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी लिविंग थिंग एक्सप्रेस करेगी, नॉन लिविंग थिंग उनको एक्सप्रेस नहीं करती है। आगे देखिए, लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकती है, वहीं पर नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव बाय देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकती। आगे देखिए, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेगी लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेगी स्टिमुलस के लिए। लिविंग थिंग ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग ग्रो करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो और कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग ग्रो भी नहीं करेगी, रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगी। और देखिए डिफरेंस,
न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें हम डिफरेंस, तो लिविंग थिंग को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, नॉन लिविंग थिंग को न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए लाइफ स्पैन के बेसिस पे देखें हम, लाइफ स्पैन के बेसिस पे तो जो लिविंग थिंग होते हैं उनकी लाइफ का डेफिनेट टाइम पीरियड होता है कि भैया ह्यूमन बीइंग है तो अब 80 साल जिएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। नॉन लिविंग का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता। अभी आप चेयर को तोड़ दोगे अभी खत्म हो जाएगी, अगर आप अच्छे से रखोगे जिंदगी भर चलेगी, 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी। आप अभी तोड़ दो अभी टूट जाएगी वो तो कोई भी इनका डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता, इनका डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। अच्छा, लिविंग थिंग जो होती है उनकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या फेजेस है, हमारे देखिए बर्थ हो गया पहला फेज, दूसरा ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ओल्ड एज हो गया, ये अलग अलग फेजेस होते हैं लिविंग थिंग की लाइफ में। आगे देखिए, लिविंग थिंग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिपेयर। लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ रिपेयर, खुद से रिपेयर होना जानते हैं। नॉन लिविंग थिंग एक बार डैमेज हो गए तो खुद से रिपेयर नहीं हो सकते, यू हैव टू रिपेयर देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है इनके पास कि एक समय के साथ इवॉल्व कर सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू इवॉल्व विद टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अगर कोई पूछे आपसे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है सर, आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया बताया नहीं लाइफ प्रोसेस होते क्या है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अवर लाइफ, वो सारे प्रोसेसेस जिनकी हमें जरूरत होती है हमारी जिंदगी चलाने के लिए, उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सर लाइफ प्रोसेस, आइए देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन को मैंने सर्किल में ऑन कराए, ये अगर आप अपने सैंपल पेपर उठाएंगे तो उसमें सवाल मिल जाएगा इस पर कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या नहीं। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस पे सवाल बन सकता है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रिशन क्या होता है सर, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन देखिए, ड्राइव एनर्जी फ्रॉम फूड न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे जो एनर्जी हम ड्राइव करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट अलग तरीके से एनर्जी ड्राइव करते हैं, एनिमल अलग तरीके से। अगर मैं प्लांट की बात करूंगा, प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक। एनिमल कौन सा करते हैं, हेटरोट्रोपिक। प्लांट के पास एक स्पेशल प्रोसेस होता है, इसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, उससे न्यूट्रिशन वो अपना पूरा करते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये रेस्पिरेशन का है आपका, रेस्पायरेशन, थोड़ा ग्लिम्स ले रहे हैं, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी बस, आगे डिटेल में इनको हम पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड रिलीज एनर्जी फॉर द सेल एक्टिविटी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है जी, रेस्पिरेशन ये है कि जब आप बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती है। क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हो किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या होगा, सेल के अंदर क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी की फॉर्म में। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है जी, एक्सक्रिएशन क्या होता है सब, एक्सक्रिएशन क्या होता है, एक्सक्रिएशन क्या होता है देखिए, जो अभी आपने न्यूट्रिशन लिया था, जो खाना हमने खाया था, उस खाने को हमने यूटिलाइज कर लिया, उससे एनर्जी भी निकाल ली हमने, ठीक है। अब उसको यूटिलाइज करके एनर्जी भी निकाल ली, लेकिन कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस करा होगा। अगर हमारी बॉडी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट प्रोड्यूस करती है। उस वेस्ट को कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को बाहर निकालने वाले को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन, ऐसे कह सकते हैं। और डेफिनेशन के तौर पे देखें हम, द प्रोसेस विच रिमूव द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड excretion।
ठीक है, जिसमें हम हार्मफुल बाय प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए फूड और न्यूट्रिएंट। फूड और न्यूट्रिएंट, फूड इज द substance which is used by living organisms for obtaining energy, providing raw material for the biosynthesis of required constituent that are essential for various body activities, जैसे कि रिपेयर हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रेगुलेशन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, फूड क्या है, फूड वो सब्सटेंस है जिसको हम इंटेक करते हैं, और इंटेक करने के बाद उससे क्या करते हैं, उससे अपने बॉडी के फंक्शंस जैसे रिपेयर हो गया, बॉडी की ग्रोथ होगी, ये सब चीजें करवाते हैं। ठीक है, तो वो फूड से करवाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट क्या होता है, अब न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर पाया जाता है वो न्यूट्रिएंट होता है। जैसे क्या पाया जाता है सर, लिपिड पाया जाता है सर, और क्या पाया जाता है सर, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सर, और क्या पाया जाता है सर, फैट पाया जाता है। ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। बढ़ते हैं आगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीड बाय द ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको चाहिए भाई, प्लांट को चाहिए। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए प्लांट को, वाटर चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। ठीक है, क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल चाहिए जैसे आयरन और जिंक, ये सब चीजें चाहिए होती है प्लांट को। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को रिक्वायर्ड है। ठीक है, और द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल ऑफ थ्री टाइप, एनर्जी गिवन, एक होते हैं एनर्जी गिवन। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, और तीसरे क्या होते हैं आपके प्रोटेक्टिव। ठीक, ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो प्लांट या एनिमल से ड्राइव न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट को कहते हैं हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। समझ में आया, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तीन तरीके के होते हैं, एक वो जो एनर्जी देते हैं, दूसरे वो जो बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, मसल ग्रोथ करवाते हैं, और तीसरे वो जो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट या फैट होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, और जो प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन और फूड। सिग्निफिकेंस क्या है भाई न्यूट्रिशन और फूड का, अवर बॉडी ऑलवेज नीड एनर्जी वेदर वी आर स्लीपिंग, हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी चाहिए चाहे हम सो रहे हो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, अब वो एनर्जी कहां से आएगी, वो एनर्जी आएगी जी फूड से। आगे अगला पॉइंट देखिए, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ग्रोथ करवाएगा फूड, अगर हम खाएंगे एनर्जी मिलेगी, उससे क्या होगी, बॉडी की ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। आगे देखिए, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल बॉडी कंपोनेंट, बॉडी के सारे कंपोनेंट बनाने में भी खाने की जरूरत पड़ती है हमारे। फूड मटेरियल हेल्प इन द रिपेयर एक्टिविटी, बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंजाइम, फूड क्या करता है, बहुत सारी एंजाइम हार्मोन बनाने का काम करता है, और रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है बॉडी में उनको रेगुलेट करता है। फूड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड, ये याद रखना है आपको। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टेक ड्यूरिंग न्यूट्रिशन आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सब काम करता है तुम्हारा फूड। बढ़ते हैं आगे, न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, मेनली न्यूट्रिशन को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक, photoautotropic and chemoautotropic. Heterotropic nutrition can be divided into three parts, holozoic, saprophyte और parasite. तो न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन ये, न्यूट्रिशन को कितने तरह के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है ऑटोट्रॉप, एक होता है हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप फर्दर दो तरीके का होता है, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। हेटरोट्रॉप फर्दर तीन तरीके का होता है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, अब देखिए समझिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाने लगे तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, हेटरोट्रॉपिक का मतलब है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए तो उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन लिख रही है, आप पढ़ सकते हो।
फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? सोर्स ऑफ एनर्जी फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगी? लाइट एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? केमिकल एनर्जी होगी। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? केमिकल एनर्जी होगी। उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या है? होलोजोइक का मतलब फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज होल, पूरा का पूरा चीज को खा जाना। ठीक है, पूरी की पूरी चीज को खा जाना। मान लो जैसे कि होलोजोइक में कोई टाइगर है। ठीक है, अब वो टाइगर क्या कर रहा है? डियर का शिकार कर रहा है, तो डियर को पूरी खा जा रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का मतलब क्या है? सेप्रोफाइट का मतलब होता है डेड और डिकेइंग पे फीड करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग पे फीड कर रहा है तो उसको कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर जी रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी पे जी रहा है बिना उसको मारे। हार्मफुल तो होता है लेकिन मारता नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है पैरासाइट। एक होता है एक्टो, एक होता है एंडो। एक्टो पैरासाइट मतलब बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, जैसे जू रहते हैं सिर में, उसको क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट है वो। एंडो पैरासाइट का मतलब क्या है? एंडो पैरासाइट का मतलब है बॉडी के अंदर रहना, जैसे रिंग वॉर्म, वो सॉरी राउंड वॉर्म जो होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो वो क्या है? एंडो पैरासाइट। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये समझ में आया होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द टर्म ऑटोट्रॉफिक इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में ऑटो का मतलब सेल्फ, ये याद रखोगे टर्मिनोलॉजी, तब भी आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट जिनका होता है वो होते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑल ग्रीन प्लांट, सर्टेन प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैन ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूज इट फॉर सिंथेसिस देयर फूड from simple raw material like CO2 and water. This process is called photosynthesis. The organism capable of photosynthesis are called photoautotrophs. This mode of nutrition is called photoautotropic nutrition. ठीक है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। देखिए होता क्या है, सिंपल वर्ड में समझिए कि फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, कौन करता है? प्लांट करते हैं, कुछ तरीके के बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ तरीके के प्रोटिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो। अच्छा, प्लांट कैसे करते हैं सर? प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है सर? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करेंगे और उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्लूकोज। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, और कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है सर? कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये है बेटा कि जब कोई भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, कीमो ऑटोट्रोपिक में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? केमिकल एनर्जी होगी। वही फोटो ऑटोट्रोपिक में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी होती है, जो कहां से मिलती है? सूरज से मिलती है, सनलाइट। ठीक है, सम बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? जैसे कि हाइड्रोजिनोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया, थायोबैसिलस एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं? ये आपकी कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पे द टर्म हेट्रोट्रोपिक इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉफी का मतलब नरिशमेंट, पता ही है आपको। हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉफी का मतलब नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने नरिशमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड है, अदर पे डिपेंड है, उनको कहते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। और क्या कहते हैं उनको? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ये आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से कि डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में। देखिए, फूड का डिफरेंस अगर देखें कि फूड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनिक वेसल। ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं जहां पे, और हेट्रोट्रॉप क्या करते हैं? अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक वालों के? CO2 और वाटर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। अपने रॉ मटेरियल को कहां से लेते हैं? एनवायरमेंट से। रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इनको, हेट्रोट्रॉपिक वालों को। एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। No external source of energy is required. The required energy is obtained from the food. Chlorophyll is absent. ठीक है, बढ़ो आगे।
और डिफरेंस देखते हैं। डाइजेशन, ऑटोट्रोपिक में एब्सेंट होता है डाइजेशन, इनमें डाइजेशन प्रेजेंट होगा। और ऑटोट्रोपिक कैसे होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसको भाई याद रखना, ठीक है। ये आपके अवर एनवायरनमेंट में भी काम आएगा कि जितने भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो सब क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं भाई। ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया सम प्रोटिस्ट, इनमें कौन कौन आएगा, ग्रीन प्लांट आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ प्रोटिस्ट आएंगे। इनमें कौन आएगा, एनिमल आएंगे, बहुत सारे प्रोटिस्ट आएंगे, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आ सकते हैं, फंगाई वगैरह, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखिए, अब हेटरोट्रोपिक की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम। तो हेटरोट्रोपिक की क्लासिफिकेशन में तीन तरीके से देखा था हमने, सेप्रोफाइट देखा था, पैरासाइट देखा था, होलोजोइक देखा था। तो उसी का सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट में क्या देखा था हमने, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं उनको कहते हैं सेप्रोफाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेंगे उनको क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल्स, ठीक है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन, ये वाला टर्म याद रखना है, ठीक है। क्या करते हैं ये, एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। सेप्रोफाइट क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन, मींस डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द डेड एंड डिकेइंग organic matter which digest them and convert into simpler and soluble substance. These simple soluble substance can easily be absorbed by the organism through their body surface. Saprophytic nutrition is found in many fungi like mushroom. Mushroom में क्या होता है, सेप्रोफिटिक, याद रखना है भाई, एग्जांपल बहुत जरूरी है। मोल्ड सेप्रोफिटिक, एग्जांपल याद रखना है, जरूरी है। ईस्ट और मैनी बैक्टीरिया। देखिए अब सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, एक तो क्या आपको याद करना है, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सेप्रोफाइट क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन शो करते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब ये है कि ये एंजाइम्स को रिलीज करेंगे डेड एंड डिकेइंग पे, जो डेड एनिमल है उस पर एंजाइम अपनी रिलीज करेंगे, वहां एंजाइम रिलीज करने के बाद उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, और आपका बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। ये सब क्या करते हैं, आपके सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। बहुत सारी फंगाई भी होती है, फंगाई भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फंगाई हैव सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई क्या शो करती है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। बढ़ते हैं आगे। नोट, अ फ्यू एनिमल, for example spider, housefly etc. do not take solid food. Instead they digest their dead and decaying prey outside the body by secreting digestive enzyme on their bodies. Then they suck this digested food. This type of nutrition is called saprozoic nutrition. ये याद रखना है, ठीक है। एक बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है थोड़ा, ये याद रखना है। अभी हमने पढ़ा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन ने क्या पढ़ा कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेगा, ये देखा हमने, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनपे एंजाइम को रिलीज करता है, और एंजाइम को रिलीज करने के बाद बाहर ही एक्सटर्नली क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करवा देता है। अब ऐसे ही एग्जांपल दे रखा है कि ये जी स्पाइडर है और हाउस फ्लाई है, ये क्या करते हैं, ये भी सॉलिड फूड नहीं खाते, ये क्या करते हैं, अपने डेड एंड डिकेइंग प्रे पे आउटसाइड ही फीड करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी पे डाइजेस्टिव एंजाइम डालेंगे और उनको डाइजेस्टिव एंजाइम डालने के बाद सक कर लेंगे, ठीक है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कह रहा है, सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोरोटनजोइक एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, सेप्रोरोटनजोइक एनिमल भी होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेप्रोट्रॉफ फंक्शन एज अ स्कैवेंजर, ये लाइन याद रखनी है आपको। सेप्रोफाइट फंक्शन एज अ स्कैवेंजर नेचर बिकॉज एज दे रिमूव वेस्ट एंड डेड रिमेनर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि सेप्रोफाइट क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे काम आने वाली बात है कि सेप्रोफाइट क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। अगला पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं आपके, पैरासाइट वो होते हैं, हमने पढ़ा भी कि पैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर जीते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर जीते हैं बिना हमें मारे। अब ये पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्टो और एंडो, दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं होता। एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखने हैं क्या क्या, कुछ पैरासाइट फंगाई भी होती हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फ्यू प्लांट्स हो सकते हैं जैसे कस्कुटा हो गया और विस्केनोम हो गया, और सम एनिमल हो सकते हैं जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। हुकवॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, ये क्या है आपके पैरासाइट्स। बढ़ते हैं आगे। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, बता चुका हूं मैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब एक्टोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं,
और एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्टो का मतलब क्या है? पढ़ो, एक बार रीड करके देखो। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं? अच्छा, वो शानदार है भाई। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट और पैरासाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट में क्या क्या डिफरेंस है ये देख लो। फूड के बेसिस पर डिफरेंस देखोगे तो सेप्रोफाइट क्या करेंगे? डेड एंड डिकेइंग को खाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? डेड एंड डिकेइंग को नहीं खाते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। होस्ट कौन होता है इनका? लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन के ऊपर देखोगे, इनका डाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनका इंटरनल होता है। इंजेक्शन के ऊपर देखोगे, दीज टेक ओनली डाइजेस्टेड फूड, इंस्टेड फूड कैन बी प्री डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड और अंडर यूनिडाइजेस्टेड। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड पे ही क्या करते हैं? फीड करते हैं। इनका प्री डाइजेस्टेड भी हो सकता है, सेमी डाइजेस्टेड भी हो सकता है, और अनडाइजेस्टेड भी। मतलब सेप्रोफाइट जो होते हैं वो, उनका जो फूड होता है वो जिस पे फीड कर रहे हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, और इनका डाइजेस्टेड हो भी सकता है, नहीं, प्री डाइजेस्टेड होता है या तो, या फिर क्या होता है? सेमी डाइजेस्टेड होता है, या फिर डाइजेस्टेड ही नहीं होता बिल्कुल। सकिंग ऑर्गन एब्सेंट होता है इसमें, इसमें सकिंग प्रेजेंट होता है ऑर्गन। इकोलॉजिकल रोल देखो, ये स्कैवेंजर की तरह काम कर रहे हैं। दे जनरली एक्ट एज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट, डिसीज कॉजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एग्जांपल देखो इसका, मशरूम ब्रेड मोल्ड हो गया, इसका कस्कुटा और राउंड वॉर्म हो गया। ठीक है, ये इनके एग्जांपल है। बढ़ते हैं आगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखो, होलोजोइक का, होलो का मतलब क्या होता है? होल होता है भाई, और जोन का मतलब होता है एनिमल। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है हमें? कि पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं या तो, ठीक है, या पूरे पूरे पार्टिकल को खा जाते हैं। जैसे हम खाते हैं, हम क्या करते हैं? फूड का एक पार्टिकल पूरा खाते हैं। तो ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कोई टाइगर अगर डियर को खा रहा है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट देखो, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमें पता है कि न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे किस प्रोसेस से करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करेंगे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीक वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड करना, टू बिल्ड अप। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और किसको यूज कर रहा है? सनलाइट को और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। फिर वो क्या करेगा? अपना खाना बनाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस is a process in which green plant make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओवरऑल रिएक्शन देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको बिल्कुल रट के जानी है भाई साहब। रिएक्शन के बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा। बैलेंस रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन आपको आनी चाहिए। 6 CO2, 12 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस, ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, मेजर स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप है? देखिए, सबसे पहले क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है कि सन से एनर्जी आती है। ठीक है, सन से एनर्जी आएगी, क्लोरोफिल क्या करेगी? उसको ट्रैप करेगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को क्या करेगी? क्लोरोफिल ट्रैप करेगी, पहला स्टेप। दूसरा, अब जो सन से एनर्जी आई है वो एनर्जी किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में एनर्जी? किस फॉर्म में? वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी है। किस फॉर्म में? लाइट फॉर्म में। मेरे को चाहिए एनर्जी किसमें? केमिकल फॉर्म में। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो गया? ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी हो गया। अब उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे लाइट फॉर्म से केमिकल फॉर्म में। ठीक है, लाइट फॉर्म से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या कर लिया? कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। तीसरे में क्या करना है? ब्रेक डाउन ऑफ H2O। किसका ब्रेक डाउन? वाटर का। ब्रेक डाउन ऑफ H2O, स्प्लिटिंग ऑफ H2O। स्प्लिटिंग ऑफ H2O से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। याद रखना है, क्या निकलती है? ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगी। तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये स्टेप लिखे हुए हैं, देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, पहला स्टेप, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी।
कन्वर्जेशन होगी सोलर एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, ठीक है, और स्प्लिटिंग हो जाएगी फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही वाला ऑक्सीजन ये है जो एनवायरमेंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये एनवायरमेंट में जा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, यही ऑक्सीजन है जिससे हम जिंदा है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, फिर ये हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ग्लूकोज बना लिया हमने, लेकिन प्लांट में जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है? स्टार्च की फॉर्म में। हाँ, प्लांट में जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। इट इज सिमिलर टू स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एज एनर्जी रिवर्स इन अ बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं कि बॉडी में, हमारी बॉडी में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की में। प्लांट की बॉडी में जो फूड है किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप पढ़ सकते हो, फिर भी पढ़ देता हूँ। फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, वही प्लांट क्या करते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है उन सबका जो खाना है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट। अगर प्लांट ना हो सब मर जाए, शेर भी मर जाए, कुत्ते भी मर जाए, बिल्ली भी मर जाए, अगर प्लांट ना हो, सबका खाना कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट, ठीक है, इसीलिए प्लांट को कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस से ही अभी देखा था हमने कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही थी, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही थी, इसकी स्प्लिटिंग से क्या निकल रही थी? ऑक्सीजन निकल रही थी। यही ऑक्सीजन एनवायरमेंट में जाती है और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? प्लांट है। अगर प्लांट ना हो तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, कमी क्या, खत्म ही हो जाएगी ऑक्सीजन अर्थ पे से, अर्थ पे से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और फिर सब मर जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द ऑक्सीजन, थस मेंटेन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एनवायरमेंट, ठीक है। CO2 का अमाउंट मेंटेन करते हैं एनवायरमेंट में। अगर प्लांट ना हो तो एनवायरमेंट में CO2 ही CO2 दिखेगी आपको, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? CO2 को खाते हैं ना, और हमें क्या देते हैं उसके बदले में? ऑक्सीजन, जिसकी हमें जरूरत है। अगर प्लांट ना हो तो CO2 खाओगे तुम फिर, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, कंजर्व करने चाहिए प्लांट भाई, प्रोटेक्ट करने चाहिए। आगे देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन आता ही आता है, आपको याद रखना है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछेगा ही, या तो MCQ में पूछ ले या किसी में पूछ ले, एक सवाल आएगा इससे 2026 में, याद रखना है। रॉ मटेरियल कौन कौन होते हैं? लाइट होती है, क्लोरोफिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। लाइट, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रट लो बिल्कुल। लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बिल्कुल याद कर लो इसे, ठीक है। ये क्या होते हैं? रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या कहते हैं इनको? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे करके आ जाए तब भी यही करना है आपको। बढ़ते हैं आगे, देखो, लाइट। लाइट क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट, हाँ लाइट, क्लोरोफिल present in green plants of the plant absorb energy of light mostly from the violet blue region and also formed region of visible light, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। ये हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है लाइट को। अब वो जो लाइट होती है वो पहली बात तो पार रीजन की होती है, ठीक है। फोटो एक्टिवली विजिबल रीजन जो होता है उसको ही एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक। अब उसमें से भी कौन सा? वायलेट ब्लू कलर का जो होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको? वायलेट ब्लू कलर का। अच्छा, फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। टेरेस्ट्रियल प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर व्हाइल एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द वाटर। It enters the plant through the minute pore present on the surface of the leaf called stomata, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है जी? टेरेस्ट्रियल के पास एटमोस्फेयर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के पास जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास CO2 कहां से आती है? वाटर से आती है। अच्छा, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट की लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं? स्टोमेटास होते हैं, उसमें से CO2 एंटर होके आती है, उसी में से क्या होती है? ऑक्सीजन बाहर होके जाती है, ठीक। आगे देखो, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा दीज आर द पोर्स। कहां पे होते हैं? ये लीफ के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये तुम्हारा लीफ है, ठीक है। इस लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं इनको, ठीक है। स्टोमेटा कहते हैं इनको। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं? इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटास की।
इसी में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यहीं से CO2 एंटर होती है, यहीं से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। देखो, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, दे जनरली रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड गेट क्लोज एट नाइट। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड guard cell, two kidney shaped guard cell. When the water flow in the guard cell from the surrounding cell, they swell up, become curved, and the pore gets open, ठीक है। When water flow out, the guard cell shrink and the pore close, ठीक है। अब होता क्या है, देखो भाई, होता ये है, अगर ब्लैंक स्लाइड ले हम तो देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये हमारा स्टोमेटा का। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टोमेटा, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्टोमेटल पोर। अच्छा, ये जो है इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये क्या है आपके, गार्ड सेल्स, ठीक है। होता क्या है कि ये गार्ड सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। अगर इन गार्ड सेल में पानी जाता है, ठीक है, पानी जाता है तो ये स्वेल अप होते हैं, स्वेल अप होते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाता है। अगर ये श्रिंक हो जाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा, पानी जाने के बाद वो स्वेलअप होंगे, स्वेलअप होंगे तो एक्सटर्नल वॉल पे प्रेशर लाएंगे तो वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पोर हो जाएगी। सूख जाएंगे, अगर पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। और ड्यूरिंग डे टाइम इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग क्या रहती है, इंस्ट्रूमेटा ओपन रहता है, ठीक, इंस्ट्रूमेटा क्या रहता है, ओपन रहता है दिन के समय। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो रहेगा, इन सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स द स्टोमेटा आर प्रेजेंट, आर एब्सेंट, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस अकर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट। अब जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले, उनकी सरफेस पर, लीफ पर क्या नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता, उनके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट रहते हैं। अब वहां पे गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, सरफेस स्टोमेटा नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज उनकी बॉडी के सरफेस से ही होता है, जनरल बॉडी के सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखो एक्टिविटी देख लो भाई, एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी का एम क्या है, टू डेमोस्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है आपकी, ये है, देखिए ये इसमें क्या करा गया है, इसमें एक वेरीगेटेड लीफ ली गई है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी पत्ती जिसमें क्या है, देखो ये तो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन पोर्शन दिख रहा है जी, ठीक है, लेकिन ये नॉन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, नॉन ग्रीन पोर्शन है, ठीक है, नॉन ग्रीन पोर्शन। अब आपको करना क्या है, ये वाली पत्ती तोड़नी है, पत्ती तोड़ने के बाद आप इसको डार्क में रखोगे, मतलब ऐसी जगह रखोगे जहां पे इसमें सनलाइट ना जाए, ठीक है, डार्क एरिया में रखोगे। डार्क एरिया में रखने के बाद ये क्या हो जाएगी, पूरी पत्ती बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर से हट जाएगी, मतलब ग्रीन कलर इसका खत्म हो जाएगा, सूख जाएगी बिल्कुल, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस पत्ती को बॉईल करना है, बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद इसका क्या कर देंगे, डिकोलोराइजेशन कर देंगे इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पर स्टार वो डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन क्या करता है कि आयोडीन जब भी स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगी तो ब्लू और ब्लैक कलर देगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर देगी, बस जहां पे ग्रीन पोर्शन था, जहां पे ग्रीन पोर्शन था वहां पे क्या करेगी, ब्लू ब्लैक कलर देगी, जहां पे ग्रीन पोर्शन नहीं था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगी। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्लोरोफिल है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रही है, ब्लू ब्लैक कलर दे रही है। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं है क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे कलर नहीं देगी। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ये ऑब्जर्वेशन वगैरह है, आप डिटेल में इसके नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिएगा आराम से। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो भाई ये, और देखो, टू डेमोस्ट्रेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, CO2 एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये वाला देखो, ठीक है। करना क्या है इसमें, एक पोटेड प्लांट लेना है आपको, ठीक है, डार्क रूम में रखना है उसको,
3 दिन के लिए, ठीक है, ताकि डी स्टार्च हो जाए, वो सारा उसकी लीफ से क्या हो जाए, स्टार्च निकल जाए। 3 दिन के लिए रखना है। अब उसको क्या करना है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट। 2 प्लांट लेने हैं, ठीक है। अब सेपरेट ग्लास प्लेट पे रख देना हर प्लांट को। प्लेस अ पेट्री डिश कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब एक पेट्री डिश लेनी है, उसमें KOH रखना है बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, एक प्लांट की साइड में। कवर बोथ द प्लांट विद द बेल जार, दोनों को बेल जार से कवर कर देना है। सील देयर एजेस विद वेस्लिन, वेस्लिन से उसके एजेस को सील कर देना है। नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। आफ्टर 2 आवर, 2 आवर के बाद क्या करोगे, प्लक वन ऑफ द लीफ फ्रॉम ईच पोटेड प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सिमिलरली इन द एक्टिविटी 1 और 2। देखो भाई, ठीक है, हाँ, ऑब्जर्वेशन क्या करना है आपको समझ में आया। देखो करना क्या है, करना ये है, एक पोटेड प्लांट लेने, दो दो पोटेड प्लांट ले लिया आपने, मतलब 2 गमले वाले प्लांट ले लिए। 3 दिन के लिए उनको डार्क रूम में रख दिया, ठीक है। डार्क रूम में रखने का मतलब ये है कि डी स्टार्च हो जाए, वो उसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो खत्म हो जाए। डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको डार्क रूम में रखने के बाद फिर आपको उसको निकालना है, ठीक है। 2-3 घंटे के लिए उसको उसमें रख देना है आपको, सूरज की रोशनी में, ठीक है। अब फिर उसको क्या कर देना है, बेल जार से ढक देना है। एक में क्या कर देना है आपको, KOH रख देना। एक में क्या कर देना है, पेट्री डिश लेनी है और उसमें KOH रख देना, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन देखो इसकी क्या है, द लीफ डिटैच फ्रॉम द प्लांट ए गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च एंड रिमेन पेल येलो, ठीक है। अब एक की क्या रहेगी, पेल येलो रहेगी, ठीक है, स्टार्च के लिए कोई भी टेस्ट नहीं दे रही है वो। while the leaf detached from plant B give positive test for starch and turn bluish black, ठीक है। एक जो KOH जिसमें रखा था, उसमें क्या था, KOH में KOH ने क्या कर लिया था, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब CO2 जब एब्जॉर्ब होगी, CO2 प्लांट तक नहीं पहुंची, प्लांट तक CO2 नहीं पहुंचेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट तक CO2 और KOH अगर नहीं पहुंचेगी तो एक में हमने क्या करा था, देखो ऐसे करके, दो हमने ऐसे करके लिए थे पॉट, इसमें एक प्लांट था, ठीक है, इसमें भी एक प्लांट था, दोनों में एक एक प्लांट था। इसमें मैंने एक पेट्री डिश में KOH और रख दिया, KOH और रख दिया इसमें, ठीक है। अब इस KOH ने जितनी भी इसकी CO2 थी ना, वो खा ली सारी। CO2 क्या कर ली इसने, सब CO2 खा गया ये, ठीक है। अब जब सारी CO2 ये खा गया, सारी CO2 अगर ये खा गया मान लो, तो CO2 खाने के बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो स्टार्च बनेगा नहीं, स्टार्च बनेगा नहीं तो आप आयोडीन डाल दो तो कलर क्या है, ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ब्लू ब्लैक कब होगा, जब स्टार्च बनेगा, और स्टार्च किसमें बनेगा, जिसमें KOH नहीं है, तो इसमें स्टार्च बनेगा। आगे बात समझ में, किसमें बनेगा स्टार्च, इसमें बनेगा स्टार्च, तो इसमें ब्लू ब्लैक हो जाएगा लीफ, और इसमें ब्लू ब्लैक नहीं होगा KOH वाले में। सवाल पूछा गया है भाई, 2015 में आया है, 2024 में आया है, 2023 में आया है, यही वाली एक्टिविटी KOH वाली। KOH का रोल पूछता है बार बार कि व्हाट इज द रोल ऑफ KOH, तो रोल ऑफ KOH समझ में आ गया, अब्सॉर्ब कर लेगा सारी CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा, यही क्वेश्चन आता है इसमें से मेनली। बढ़ते हैं आगे। Therefore we conclude that CO2 is essential for the photosynthesis। आगे बढ़ते हैं, देखो एक्टिविटी 4, टू डेमोस्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या दिखाना है इसमें, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, टेक अ लार्ज साइज बीकर एंड पोर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट। एक बड़े साइज का बीकर लेना है, ठीक है, थोड़ा पानी डाल देना है इसमें, थोड़ा पानी डाल दिया, लो ठीक है सर। नाउ प्लेस सम फ्रेश शूट ऑफ हाइड्रिला, हाइड्रिला की फ्रेश शूट डाल देनी है, हाइड्रिला की, हाइड्रिला की क्या कर देनी है, फ्रेश शूट डाल देनी है, लो डाल दी साहब, ठीक है, डाल दी साहब। अब क्या करना, अब देखो, invert a shoot stream funnel on the invert a shoot short stream funnel on these shoots। now pour more water in beaker, पानी और डालना है बीकर में, well above the stem and the funnel। add a pinch of sodium bicarbonate, क्या ऐड करना है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट बीकर में ऐड करना है, ठीक है, इन दिस CO कंटेंट, ठीक है। invert a test tube full of water over the funnel, check the carefully water does not fall down in the test tube, place the appearance in the sunlight for observe, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी डालना है, पानी डालने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद उसको बंद कर देना है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द बबल ऑफ गैस इवॉल्व हो जाएंगे वहां से,
ठीक है। और ये बबल ऑफ गैस क्या होंगे, यही बबल ऑफ गैस आपके किसके होंगे, ऑक्सीजन के। दोबारा समझ लो, एक बीकर लेना है, उस बीकर में क्या डालना है, पानी डालना है। पानी डालने के बाद उस बीकर में क्या डालना है, हाइड्रोला डाल देना है। हाइड्रोला डाल दिया आपने। हाइड्रोला डालने के बाद उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। ठीक है। अब उसमें क्या डाल देना है आपको, पानी ऐड करने के बाद क्या डालना था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है, फिर उसको क्या कर देना, पैक कर देना है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि गैस के बबल निकलने हैं। वो गैस के बबल क्या होते हैं, वही गैस के बबल क्या होते हैं, ऑक्सीजन के बबल होते हैं। ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है। हाँ, वाटर। रॉ मटेरियल पढ़ रहे थे हम, रॉ मटेरियल में हमने लाइट पढ़ लिया, CO2 पढ़ लिया, क्लोरोफिल पढ़ लिया, स्टोमेटा के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। लास्ट कंपोनेंट बचा है हमारा वाटर। देखिए, वाटर। प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। प्लांट क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉइल से। ठीक है। वाटर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लीफ तक पहुंचाएगा, किसके थ्रू पहुंचाएगा, जाइलम टिश्यू के थ्रू पहुंचाएगा। जाइलम टिश्यू के थ्रू लीफ तक पहुंचाएगा। ठीक है। प्लांट के साथ वो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जाते हैं। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ सैप कहते हैं। पूरे पूरे को मिला के क्या कहते हैं, वाटर प्लस मिनरल दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सैप। तो फ्लो ऑफ सैप होता है एकदम। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ सैप होता है, पानी पूरा ऊपर चढ़ जाता है, किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोसेल। ठीक है। मेसोफिल सेल में एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या दिख रहा है, ये खाली वाला जो स्पेस है, खाली वाले स्पेस को क्या कहते हैं, हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद आपको क्या दिख रहे हैं, ये ग्रेना दिख रहे हैं। ठीक है। ग्रेना दिख रहे हैं। ठीक, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अगर मान लो एक सिक्का है ये, ठीक है, एक सिक्का है तो मैं क्या कहूंगा, इसको थाइलाकोइड कहूंगा। ठीक है। और एक से ज्यादा सिक्के हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सिक्के हैं, रिंग है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेना कहते हैं उसको। ठीक है। बीच में दोनों के क्या होती है, स्टोमा लेमली होती है। बीच में दोनों के क्या होती है, स्ट्रोमा लेमली होती है। ठीक। तो ये डायग्राम भी आपको देख के जाना है। इनको चाहे करो मत करो, ये चाहे करो मत करो, ये जरूर कर लेना। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको आना चाहिए फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सैंपल पेपर में इस पे भी सवाल है। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, देखिए, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, किस क्वालिटी की लाइट आ रही है, वो डिपेंड, वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। और देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वो भी क्या करेगी, वो भी अफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, पानी प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी अफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को। प्रॉपर पानी मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगी। प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, आप इरिगेशन नहीं कर रहे हो प्रॉपर, तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया नहीं होगी। ठीक है। और क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करता है, टेम्परेचर से भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होता है। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया टेम्परेचर, तो पूरा लीफ क्या हो जाएगी, जल जाएगी ना, पूरी जल जाएगी पूरी लीफ। ठीक, तो वो क्या करेगी, वो फोटोसिंथेसिस के लायक रहेगी नहीं। तो टेम्परेचर ज्यादा भी बेकार है, और टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब भी बेकार है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक, तो ये फैक्टर्स हैं। आगे देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में देखते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल में कि एनिमल क्या करते हैं, एनिमल हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हमें पता है कि एनिमल क्या करते हैं, एनिमल शो हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। दिस डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, द टाइप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल और द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है। हर जो ऑर्गेनिज्म है डिपेंड करता है अपनी सराउंडिंग पे फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। अब वो दो तरीके से डिपेंड कर सकता है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, मौजूद कितना है खाना, और दूसरा की स्ट्रेटेजी क्या है उसकी फूड को ऑब्टेन करने की। वी नो दैट द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड फूड जनरली थ्रू द माउथ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आर थ्री टाइप, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ठीक है। अब हमें पता है कि जो एनिमल होते हैं, वो एनिमल क्या करते हैं, वो एनिमल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि सॉलिड फूड को डायरेक्टली मुंह से खाना।
जनरली किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, ठीक है। तो मुंह से खाने वाले को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये 3 तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है? हर्बीवोर हो सकता है। एक क्या हो सकता है? कार्निवोर हो सकता है। एक क्या हो सकता है? ओमनिवोर हो सकता है। हर्बीवोर हमें पता है, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो सब्जियां खा रहे हैं बस, ग्रीन, ठीक है, सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, वो क्या है? हर्बीवोर है। हर्बीवोर, हर्बीवोर है वो, ठीक है। और जो फ्लैश ईटर है, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। फ्लैश ईटर को क्या कहते हैं? कार्निवोर, ठीक। और जो दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश ईटर भी है, सब्जियां भी खाते हैं, उनको कहते हैं हम, किसने? ओमनिवोर्स। उनको क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स, ठीक। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये लिखा हुआ है कार्निवोर क्या होते हैं, ओमनिवोर क्या होते हैं, हर्बीवोर क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पीडीएफ डाल देंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे। देखो, स्टेप इन्वॉल्व इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, अगर सपोज करो आप खाना खा रहे हो, खाना खाने बैठे, तो आप खुद सोच के देखो, खाना खाते हैं तो क्या करते हैं हम? पहले खाना उठाएंगे, उठाने के बाद फर्स्ट बाइट को अंदर ले जाएंगे, मुंह में खाएंगे, फर्स्ट बाइट को मुंह में खाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। खाना उठाया और उठाने के बाद मुंह में खाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंजेशन हो गया। पहला पार्ट हो गया इंजेशन। अब वो क्या कर रहे हो? आप चीविंग कर रहे हो उसकी, चीविंग करने के बाद फिर उसको इनगल्फ कर रहे हो, सटक रहे हो, फिर वो पेट में जा रहा है, ठीक है। तो पेट में जाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, मुंह में भी डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डाइजेशन होगा। तो पहला पार्ट क्या हो गया? इंजेशन। जब खाना उठाया, खाया, फिर पेट में गया, पचाया, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। पहला इंजेशन हो गया, दूसरा डाइजेशन हो गया, तीसरा क्या होगा? अब डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो तीसरा पार्ट क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ पार्ट क्या होता है? एसिमिलेशन। अब ये एब्जॉर्ब फूड जो है, इसकी एनर्जी क्या करेगी? इसकी एनर्जी पूरे पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। एनर्जी पूरे पार्ट्स में क्या होगी? एनर्जी पूरी बॉडी में जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो, इंजेशन क्या है? इंजेशन लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इंजेस्टस मतलब टेक इन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब है किसी भी फूड पार्टिकल को, सॉरी एक सेकंड कॉल आ रहा है जरा प्लीज। हेलो, हेलो, अरे मम्मी यार क्लास ले रहा हूँ, रुक जाओ, बाद में। सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था घर से, हाँ। देखिए, क्या कर रहे थे हम? इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन इनटेक, इसको क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड से मिला है, इंजेस्टस से मिला है, ठीक है। इसका मतलब होता है टेक इन। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है। ड्यूरिंग इंजेशन क्या करते हैं हम? सॉलिड फूड इज टेकन इनटू द बॉडी जनरली थ्रू द माउथ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फूड। फीडिंग इन एनिमल मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, माइक्रोफेजी और मैक्रोफेजी, ठीक है। दिस मेथड इज फाउंड इन द प्रोटोजोआ, लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मैक्रोफेजी किसमें पाई जाती है? बड़े बड़े एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन बींग हो गए, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन में समझ में आ गया ना? फूड पार्टिकल को, सॉलिड फूड पार्टिकल को उठाना है, खाना है, ठीक है। अब फूड पार्टिकल के बेस, साइज के बेस पे ये 2 तरीके का होता है, एक माइक्रोफेजी होती है, एक मैक्रोफेजी। माइक्रोफेजी का मतलब क्या है? जैसे अमीबा होता है, अमीबा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को छटकता है, ठीक है। कर तो वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा है, लेकिन वो कौन सा है? माइक्रोफेजी वाला है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को खा जा रहे हैं, ठीक है। जो तुम्हारे कार्निवोर वाले होते हैं, वो पूरे ब्लैक पीस को ही खा जा रहे हैं, ठीक। तो वो क्या है? मैक्रोफेजी है। वो क्या है? मैक्रोफेज, ठीक। आगे आते हैं। पहला स्टेप हो गया इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करना है? डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड जो है, ठीक है, उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस, ठीक है। डाइजेशन क्या है? कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको कन्वर्ट कर देना होता है सिंपल फूड मटेरियल में, बस। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल से क्या हो जाएगा? ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा सारे बॉडी पार्ट में, इसको क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो है, उसको क्या करेंगे हम? एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड इज converted into protoplasmic constituent for energy growth repair is called assimilation, ठीक है। ये हो गया assimilation आपका।
ये हो गया आपका इजेशन। इजेशन लैटिन वर्ड इजेस्टस से मिला है, जिसका मतलब होता है डिस्चार्ज। ठीक है, प्रोसेस है किसका, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल को क्या कहते हैं हम, इजेशन कहते हैं। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड को और क्या कहते हैं हम, फीकल मैटर भी कहते हैं। ठीक, तो ये 5 स्टेप समझ में आ गए। रिकैप कर दे रहा हूं एक बार। ठीक है, न्यूट्रिशन के, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के, होलोजोइक न्यूट्रिशन के, होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप जी, 5 स्टेप। बताओ जल्दी जल्दी। पहला इंजेशन, पहला क्या है, इंजेशन। दूसरा क्या है जी, दूसरा है डाइजेशन सर, डाइजेशन। दूसरा क्या होगा, डाइजेशन होगा। तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होगा सर एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या होगा सर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ क्या होगा सर, फोर्थ होगा सर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो जाएगा सर, ठीक है जी। फिफ्थ क्या हो जाएगा सर, फिफ्थ हो जाएगा सर इजेशन। फिफ्थ क्या हो जाएगा सर, इजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रोसेस होते हैं, 5 स्टेप होते हैं किसके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, देखो न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में सुन लो भाई पहले। एक सवाल आपका बंधा हुआ है, आता है हर साल, आएगा हर साल, आने वाले टाइम में भी आएगा। ठीक है, हमेशा आता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा बता दो, ये हमेशा आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमेशा आता है, तो इस साल भी आएगा। बिल्कुल रट लेने हैं पांचों स्टेप विद द डायग्राम। 5 स्टेप है इसमें। ठीक है, इंजेक्शन हो गया तुम्हारा, डाइजेशन हो गया तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन हो गया तुम्हारा, एसिमिलेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप है। पांचों स्टेप के अलग अलग डायग्राम बनेंगे, डायग्राम के साथ विद एक्सप्लेनेशन रट लेना है एकदम, ये जरूर आएगा। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया आपका। ठीक है, लाइक अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। दिस प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड particle by a cell or a unicellular organism is called phagocytosis. After capturing this food, the tip of the pseudopodia and amoeba dissolve at the point of contact. The food comes into a vacuum. ठीक है, called फेगोजोम्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपका अमीबा का ही। अमीबा के एग्जांपल में दे रखा है कि अमीबा के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अमीबा की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनका नाम दे रखा है, क्या है इनका नाम, सीडोपोडिया होती है। ये क्या होता है, सीडोपोडिया होता है सर। ठीक है, ये सीडोपोडिया की वजह से क्या करेगा, मूव करेगा, सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करेगा, फूड पार्टिकल के पास तक पहुंचेगा, फूड पार्टिकल के पास तक पहुंचेगा मूव करके। ठीक है, और फिर इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और अंदर कर लेगा। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या करता है, ये इनकी वजह से मूवमेंट शो करता है, यही इसके हाथ पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितारे वितारे लगा लेना जितने लगाए जाए, जितने सितारे वितारे लगाए जाए सब लगा लेना भाई। ठीक, लो मैं लगा दे रहा हूँ, खुश हो जाओ चलो। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आता ही रहता है ये बार बार। ठीक, देखो ये क्या है, फूड पार्टिकल हो गया, ये क्या है तुम्हारा फूड पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है तुम्हारा फूड वैक्यूम। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, ये डायग्राम बना के आना है हमें। दूसरा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फूड पार्टिकल को इनटेक कर रहा है। ठीक है, इनटेक कर रहा है, सीडोपोडियास के बीच में ले आया है बिल्कुल उसको। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर चला गया, देखो। ठीक है, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब यहीं पे क्या कर लेगा, ये यहीं पे एब्जॉर्प्शन कर लेगा, यहीं पे एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और यहीं पे क्या कर लेगा, यहीं पे एसिमिलेशन भी कर लेगा। दोनों चीजें यहीं पे कर लेगा, एसिमिलेशन भी एब्जॉर्प्शन भी, दोनों चीजें कर लेगा। ठीक है, यहां से क्या कर देगा, यहां से एक्सक्रीशन कर देगा, यहां से क्या कर देगा, एक्सक्रीशन कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई डायग्राम ये, बिल्कुल बिल्कुल तैयार करके जाना है, बोर्ड में आ रहा है 2026 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे आओ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, अब टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सवाल आता है। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन बींग आर ओमनिवोरस इन नेचर, ओमनिवोरस होते हैं नेचर में। दे हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, विच टेक पार्ट इन इंजेशन, क्रशिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, egestion of food material. The digestive system of human being comprises of two parts. एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, ये बात सुननी है इसमें से, बाकी कुछ नहीं सुनना।
क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, याद रखना। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पैसेज है, ठीक है, जो कितने मीटर का है? लगभग 6 से 9 मीटर का है लेंथ, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस जाता है। फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ एंड पास टू द माउथ से एंटर करेगा फूड। कितने के पहले तो ये डायरेक्ट याद रखना है कि 6 से 9 मीटर की होती है तुम्हारी क्या? ईसोफेगस। और पूरी एलिमेंट, सॉरी ईसोफेगस नहीं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से कहां तक जाती है? एनस तक। 6 से लेके 9 मीटर तक की हो सकती है, याद रखना है। अच्छा, फूड एंटर करेगा कहां से? माउथ से, ठीक है, एक्सक्रीट कहां से करेंगे? एनस से। आ गया, ये देख लो। ठीक, ये क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे दे रखा है ये तुम्हारा माउथ वाला पार्ट, ठीक है। माउथ वाले पार्ट में ये पूरा यहाँ से माउथ से लेके स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ तक एनस तक, माउथ से लेके एनस तक क्या है? पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा नीजल चैम्बर, ठीक है, ये क्या हो जाता है? नीजल चैम्बर हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है तुम्हारा टंग वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, ट्रैकिया, ठीक है। ये वाला जो पाइप है यहाँ पे जहां पे कॉमन पासेज है उसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। उसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं कॉमन पासेज को, ठीक है। फेरिंग्स वाले पॉइंट से फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये ट्रैकिया में चला जाता है, एक ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस पे कंटिन्यू करता है आगे। ईसोफेगस का ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, ये दिख रही है तुमको बाइल डक्ट, ये दिख रहा है हमें स्टोमक, स्टोमक के बाद दिख रही है पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद दिख रहे हैं ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ठीक है, ये स्मॉल के पार्ट है। ठीक, कोलन दिख रहा है, ठीक है, अपेंडिक्स दिख रही है जो वेस्टल ऑर्गन है, लीवर दिख रहा है आपको, गॉल ब्लैडर दिख रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट दिख रही है। ये डायग्राम भी आपको तैयार करके जाना है भाई, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी ड्राइंग बना के देख लेनी है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है। बढ़ते हैं आगे, आओ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। माउथ, ठीक है, पहला ऑर्गन क्या होता है? माउथ। दूसरा क्या होता है? बक्कल कैविटी, ठीक, और ओरल कैविटी। अच्छा, अभी तक के लिए अभी क्लास इतनी ही रखते हैं हम, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वरना। ठीक, तो कल एक और क्लास डाल देंगे इसी के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक, तो न्यूट्रिशन के ऊपर एक और क्लास ऐड कर देंगे हम, और फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो, अच्छा, इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे हम। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से पढ़िए। और डायग्राम आपको तैयार करके जाने हैं, सारी एक्टिविटीज आपको तैयार करके जानी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, बाय।